आजकल तो देखो इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि गुर्बत कहाँ है, परेशानी कहाँ है। और हमारे मुल्क के अंदर आप देखें कि तरह तरह की एसयूवीज आ रही हैं ब्रांड न्यू, जिनका मुख्तलिफ ममालिक का ओरिजिन है, यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ये छोटी सेडान भी नहीं होती और बड़ी जीप भी नहीं होती, बल्कि उसके दरमियान होती है। एक दौर में से क्रॉसओवर कहा करते थे। फिर दूसरी जानिब देखें तो भरमार आ रही है सेडान गाड़ी की भी, जो कि मुकाबला कर रही है। जाहिर बात है बहुत सारी गाड़ियों की रेंज अब अवेलेबल है। उसमें चीन भी एक खिलाड़ी बन गया है और फिर बोल रहे हैं कि कोरिया भी एक खिलाड़ी बन गया है और उनकी तरफ से भी वैरायटी आएगी। और इसके साथ साथ जापान तो पहले से प्लेयर है हमारे मुल्क के अंदर। वो हम उसे कहते तो हैं कि जापानीज कार, लेकिन दरअसल वो लोकली असेंबल्ड जापानीज कार्स हैं। अब जहां देखते हैं इंतखाब करने की बात करते हैं तो वहां बड़ी मुश्किल है। एक तो गाड़ियों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ साथ समझ ये भी नहीं आ रही कि अब उनका इंतखाब किस तरह से करें। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में पहली मर्तबा आ रही हैं। हमें यह भी नहीं पता कि आगे जाके इनके स्पेयर पार्ट कितने में मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, इनके सर्विस सेंटर कहां होंगे, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहां पर होंगे, ये गाड़ी कहां से दस्तयाब होगी, और साथ साथ अगर इसमें कोई मामूली खराबी आ जाए या बड़ी खराबी भी आ जाए तो फिर ठीक कहां से करवाएंगे। गाड़ियां ऐसी मुनफरिद भी आ रही हैं जिनका गियर यहां हो, इंडिकेटर वहां हो, तो हमारे लिए निजाम बिल्कुल नया है। इन गाड़ियों की भरमार में समझ ये नहीं आ रही कि मयार का तयन कौन करेगा। जब हमारे अपने मुल्क के अंदर गाड़ी कोई बनानी हो तो कहते हैं वो इंजीनियरिंग बोर्ड आ जाता है बीच में, और इंजीनियरिंग बोर्ड जब तक अप्रूवल नहीं देगा तो ये इतनी सारी जो गाड़ियां आ रही हैं और इनके म्यार के मुतालिक जो एक ठप्पा लगाना है वो कौन करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। आप सुनील सरफराज मंच साहब चेयरमैन हैं पाक व्हील्स के। सोशल मीडिया पर इनका चर्चा है, ये एक इनकलाब लेकर आए हैं पाकिस्तान की ऑटो वर्ल्ड के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना आबिद हुसैन साहब, मारूफ बैनुल अक़वामी कारोबारी शख्सियत, और जापान के अंदर इनकी एक पहचान है जहां तक ऑटो सेक्टर का ताल्लुक है। पाकिस्तान में अब सरमायाकारी भी ला रहे हैं जापान की, और बिलखुसूस चाह रहे हैं कि ऑटो से मुंसलिक शोबों में सरमायाकारी पाकिस्तान में हो। वेलकम करता हूं दोनों गेस्ट को। गुफ्तगू का आगाज करता हूं मैं। सुनील सरफराज मंच साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि तरह तरह की रंग रंग की गाड़ियां हमारे यहां आ रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके नाम हमने सुने नहीं, कुछ ऐसी हैं जिनके नाम पुकारने भी हमें नहीं आते, और नाम पुकारे तो अजीब अजीब किस्म के उनके माने निकल के आते हैं। खैर मैं उसके बारे में तो आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सर, इन गाड़ियों की क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, इसका क्या असूल है। अगर सुनील सरफराज मंच अपनी मर्जी की कोई गाड़ी पाकिस्तान में बनाना चाहता है तो उसको 100 डाकखानों पे जाके सलाम करना पड़ेगा, तरह तरह की अप्रूवलें लेनी पड़ेंगी। ये सारी गाड़ियां क्या क्वालिटी अश्योर्ड हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी दावत देने का। एक तो जो पाकिस्तान में एक नई रेवोल्यूशन आ रही है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, गाड़ियां इस आपने का भरमार हो रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत खुशाइन बात है। कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ जाएंगी। हम हमेशा से कहते थे कि पाकिस्तान में शायद 3 कंपनियां और एक मोनोपोली शायद है, कंज्यूमर के पास चांस नहीं है, बट अब ऐसा नहीं है। बहुत सी कंपनियां हैं जो हर रेंज के अंदर अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। मार्केट मैच्योरिटी की तरफ जा रही है और कंज्यूमर के लिए अच्छा है। हैविंग सेड दैट, जो आप बात करें कंज्यूमर के राइट की प्रोटेक्शन की कि पाकिस्तान में क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि नहीं है, सो PSQC एक अदारा है जो कि डिसाइड करता है कि पाकिस्तान में किस क्वालिटी की गाड़ी बनेगी, किसकी नहीं। और जो पाकिस्तान में क्वालिटी की जो पॉलिसी आया है वो हम काफी अरसे से सुन रहे हैं कि आ रही है। फवाद चौधरी साहब ने 2-3 दफा ट्वीट भी की, उनसे बात भी हुई। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की पहली कॉम्प्रिहेंसिव जो कि पॉलिसी जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में रखा जाएगा कि क्या क्या मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है, वो इस साल के पहले क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। बट अभी सुनील साहब का गाड़ी बनाए, अली नासिर साहब बनाए, राना आबिद साहब बनाए, तो उसके लिए सर आपने बताया कि 100 दर तो शायद खटकाने पड़ेंगे, बट देयर इज नो क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसको आपको मीट करना है। आप बगैर एयरबैग के गाड़ी बना सकते हैं, स्टीयरिंग के अलावा बाकी आप हर चीज के बगैर गाड़ी बना सकते हैं। आपको ABS ब्रेक की भी जरूरत नहीं, जो कि दुनिया में स्टैंडर्ड है। सो अभी हम वेट कर रहे हैं कि ऐसी जो है स्टैंडर्ड पॉलिसी आएगी जिसके तहत जो है इंडस्ट्री गवर्न करेगी। ये आपने बड़ी अहम बात की बेसिकली, कि हमारे यहाँ एक जिसे आप कहें मुफस्सिल
ऑटो पॉलिसी की जानिब हमें जाना पड़ेगा और हमें उसको समझना पड़ेगा। मैं राना आबिद हुसैन साहब की जानिब जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुनील साहब ज़रा सी आपसे इसमें एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको पता होगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं गाड़ियों की जो कि हमें मैसर हैं। उसमें जापानी गाड़ियाँ भी हैं, कोरियन गाड़ियाँ भी हैं और चाइनीज़ गाड़ियाँ भी आई हैं। तो मयार के हिसाब से कौन सी बेहतर है, इसके सवाल का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बड़ी मजेदार गुफ्तगू चल रही है। सुनील सरफराज मंच साहब जो कि चेयरमैन पाक व्हील्स हैं, उन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि खुशाइंद बात है, लेकिन उनका एक खास अंदाज है जब वो कहते हैं हैविंग सेड दैट, तो मैं उसके बाद वाली बात बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि उसमें फिर वो उसके मुख्तलिफ जाविये से मसले को देख कर बताते हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की और थोड़ा आप में तजस्सुस भी पैदा हो गया। मैंने उनसे सवाल भी कर लिया, लेकिन उसका जवाब लूंगा। पहले राना आबिद हुसैन साहब की जाने जाता हूँ। राना आबिद हुसैन साहब, आप भी देख रहे हैं पाकिस्तान में भरमार आ रही है गाड़ियों की। इनमें अक्सरियत गाड़ियां जो हैं वो ऐसा महसूस हो रहा है कि नए जो ब्रांड आ रहे हैं ये गैर जापानी हैं, ये जापान की बनी हुई गाड़ियां नहीं हैं। इसमें चीन है और कोरिया है। चीन की गाड़ियां मुझे लग रहा है बनिस्बत ज़्यादा आएंगी, और चीन की गाड़ियों के मुतालिक एक आम राय गलत भी हो सकती है कि गाड़ियां डिस्पोजेबल गाड़ियां होती हैं, यानी डिस्पोजेबल चीज़ें बनाते हैं। अब मैं मयार के बारे में कोई राय नहीं देना चाहता, मैं आप पर छोड़ दूंगा, लेकिन आप लोगों की, जापान वालों की बिजनेस जो है मुतासिर हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां चीन से आएंगी और कोरिया से भी आएंगी, और कोरिया वाली गाड़ियों का तो मयार दुनिया में माना जाता है। क्या कहते हैं आप? और जापान की गाड़ियों का म्यार माना जाता है। बेसिकली कोरिया ने भी और चाइना ने भी टेक्नोलॉजी जापान से ली थी। और मेरा पिछले हफ्ते में इनके एक टोयोटा के पैनल के साथ बैठा था। उनकी सोच हमारे मुल्क के बारे में ये है कि आप चाइना से, अभी पाकिस्तान को हम देख रहे हैं 40 साल पुराना चाइना, वो इसलिए कि आज आपके मुल्क में एक मजदूर की जो तनख्वाह है उनके हिसाब से $200 है, 30,000 रुपया, ठीक है ना। चाइना में आज उसी लेवल का मजदूर जो है वो $1,000 ले रहा है। तो वो पाकिस्तान को 40 साल पुराना चाइना अभी कंसिडर करते हैं। तो ये है कि मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया था, ये अभी गाड़ी नई टेक्नोलॉजी की एक मैंने देखी है, खुद देखी है, एमडी की गाड़ी वो जो आई है, वो तो पेट्रोल पे है, उस पर हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलता है। 1 लीटर में 12 की वो एवरेज बता रहे हैं, ठीक है ना। और वो बैटरी की कोई, अभी मैंने एक गाड़ी भी नहीं देखी, जितनी मैंने 150-200 आपको तस्वीरें भिजवा देता हूँ, मैं पोर्ट पे देख के आया हूँ। तो वो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी उसे कहते हैं, वो तो हाई ऑक्टेन आपके मुल्क में ना होगा तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। वो आपकी बात ठीक है, वो बिल्कुल कागज की गाड़ियां हैं, लोगों लेंगे, उनको पता लगेगा, फिर जब नुकसान होगा तो फिर कहेंगे कि हाँ जी आप जो बात वो थी आपने की थी वो ठीक थी। तो एनी हो, तो उसके बारे में और आप मुझसे और चीज देखूं अपनी आंखों से, उसका आप ड्राइव करके उसका आप तजर्बा करूं, तो फिर चीजें सामने आती है ना। हाँ, तजुर्बे वाला काम हमने छोड़ा हुआ है सुनील सरफराज मंच साहब पर। ये तजुर्बा करते भी हैं, फिर उसके बाद अपनी राय भी देते हैं। सर देखिए, मैं अभी एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ पाकिस्तान में, ये न्यू बैटरी वो ये है कि मोटरसाइकिल की सारी टोटल आप उसका इंजन जो है ना वो निकाल दें, उसमें बैटरी लगा के 120 किलोमीटर की स्पीड पे जाएगी, और उसको जब तोड़ेंगे रेस को तो वो बैटरी चार्ज होगी। तो उससे आपके मुल्क से कितना पेट्रोल का, पोल्यूशन का उम्रें बढ़ेंगी, सही है ना। इस चीज पे जो है ना कौम के लिए सोचना एक बहुत बड़ी, इंडिविजुअल हर बंदा अपने बारे में सोच सकता है। हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंडिजिनसली प्रोड्यूस की जा सके बैटरी, और अगर इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो सकती है और खासतौर पर कारकर्दगी दिखा सकती है तो वाई नॉट। मैं आपके पास इसी मौजू पर वापस भी आता हूं, लेकिन सुनील सरफराज मंच साहब, अभी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज इन्होंने रेज किए हैं। इन्होंने कहा कि एक वो गाड़ियां, अब मुझे पता नहीं, इन्होंने कहा कि वो गाड़ियां सिर्फ हाई ऑक्टेन यानी हाई ग्रेड फ्यूल के ऊपर चलेंगी। 1, 2 इन्होंने कहा कि उनकी क्वालिटी बहुत कम है, और कागज का कहने के माने ये बुनियादी तौर पे उनकी चादर बड़ी बारीक है। पर आपके चेहरे के तासुरात बदल रहे हैं, इसके माने ये है कि आपकी राय फर्क भी हो सकती है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कौन सी गाड़ी का म्यार आज की तारीख में आप बेहतर फील करते हैं, जापान, कोरिया या चाइना? जी सर देखें, अगर हम ऑटो इंडस्ट्री दुनिया की पढ़े ना और उसकी स्टडी करें तो सबसे पहले अमेरिकन जो थे उनका ख्याल था कि गाड़ी उनके अलावा कोई नहीं बना सकता।
जब जापानीज ने पहली बार गाड़ी बनाई तो देवर लुक डाउन अपॉन और कहा जाता था कि जापानी को गाड़ी बनाना नहीं आती। 10 से 15 साल लगे, जापान ने पूरी दुनिया में टेक ओवर कर लिया और जापानी गाड़ियां जो हैं वो हर जगह मेयार का नाम बन गई। फिर जब कोरियंस आए तो कोरियंस के साथ भी यही हुआ। इनिशियली 5-10 साल लोगों ने कहा नहीं जी कोरियंस को गाड़ी बनाने नहीं आती, सिर्फ जापानी बनाते हैं। बट जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि अगर आप पूरी दुनिया में जाएं, अमेरिका में जाएं और मिडिल ईस्ट में जाएं तो आपको कोरियन गाड़ियां जो है वेल एक्सेप्टेड नजर आती हैं। इसी तरह चाइना भी अब उसी रेस में आ रहा है। जहां तक आपने मेरे से सवाल पूछा कि किसकी क्वालिटी बेहतर है, तो देखें ये जब आप किसी भी नई गाड़ी में बैठते हैं, मैं जब भी रिव्यू करता हूँ हमेशा कहता हूँ कि नई गाड़ी की खुशबू होती है जो आपको वैसी बड़ी अच्छी लगती है। सो आप पहले बैठ के तो जैसा कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना लगती है, उसके बारे में कोई हम वो नहीं राय काम कर सकते। बट आई थिंक टाइम विल टेल, और बिगर टेस्ट जो है वो टाइम होगा कि आफ्टर 2-3 साल इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी क्या है, इनके पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी क्या है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, और जो कंपनी यहाँ पाकिस्तान में गाड़ियां लेके आई है क्या वो गाड़ियां बेच के चली जाती है या दे आर हियर टू स्टे और वो लोगों को बाद में सर्विस और बैकअप भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है किसी भी कंपनी का इंडिविजुअल डिसीजन है कि वो उसको कैसे जो है रिटेन करता है। माजी में कोरियन ब्रांड भी पाकिस्तान से एग्जिट किए हैं क्योंकि उनके अपने लोकल पार्टनर्स के साथ भी मसले थे। जापानीज ब्रांड भी एग्जिट किए हैं और चाइनीज भी स्टे किए हैं। तो हम किसी एक उसको कैटेगराइज करके ये नहीं कह सकते कि ये रहेंगे ये चले जाएंगे। हर किसी का अपना बिजनेस डिसीजन है। बट मेरे ख्याल से जिसको भी मार्केट में रहना है और अगर मार्केट में अपना नाम बनाना है तो उस 3 चीजें देनी पड़ेंगी। कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस और एक अच्छी जो है ना प्राइस के ऊपर जो उसकी अवेलेबिलिटी है और उसका डीलर नेटवर्क कैसा है। जहां तक रहेगी बात की कोई गाड़ी ये भी हाई ऑक्टेन पे, जिस तरह उन्होंने एक गाड़ी का जिक्र किया, यस दैट पर्टिकुलर मॉडल जो है वो सिर्फ हाई ऑक्टेन पे चल सकता है बिकॉज उसके अंदर टर्बो टेक्नोलॉजी है। बट वो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लेके आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। उनकी एक ईवी MG ZS आई है, बल्कि मैंने उसका रिव्यू भी किया है। जी जी, मैंने तो वो इलेक्ट्रिक भी लाना चाह रहे हैं बट वो ऑफरिंग पे डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। नहीं, कीमत का भी बड़ा अहम किरदार है। कीमत बहुत ज्यादा है और जो आप ऑटो पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें मैं आपकी राय लेता हूं बिल्कुल। राना आबिद हुसैन साहब, एक इशू जो है ना उससे कहीं ज्यादा वास्ट है, वो है कीमत। पाकिस्तान की जो मतलब मार्केट है वहां पर वी आर प्राइस कॉन्शियस। अनफॉर्चुनेटली हैरानगी की बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर आमदन 15-20 हज़ार के आसपास होती है गरीब आदमी की, वहां पर जब उसे बताया जाता है कि एक अच्छी गाड़ी मार्केट के अंदर सेडॉन मयसर है लेकिन उसकी कीमत 3 मिलियन है, 30 लाख है, और एक अच्छी SUV अवेलेबल है जो कि 40 लाख के आसपास है, और लग्जरी गाड़ियों को तो अभी छोड़ दें, तो फिर वो अपने जहन के अंदर उसके क्या तासुरात पैदा होंगे, वो कब वो गाड़ी अफोर्ड कर पाएगा। और यहाँ पर जी 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 मैं आपको वो जहाँ मेरा प्रैक्टिकल है, जहाँ मैं रहता हूँ, उनकी सोच मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं हीरो से एज ए टोयोटा से रिलेटेड हूँ पिछले 20 साल से। हम जो गाड़ी टोयोटा में जो बनाते हैं ना, वो अगर $1 लाख की उधर सेल करते हैं ना तो हमारी कॉस्ट पे $40,000 होती है। अच्छा, यानी $60,000 फिर किस चीज के हैं? भाई मजदूर काम नहीं करते। एक मजदूर की तनख्वाह $30,000-3,000 पे, एक बेसिक तनख्वाह $3,000। राइट, ठीक है ना। पाकिस्तान में $200। मैंने आपको जो बात की है उसका रिव्यू करें। वो पाकिस्तान को क्यों 40 साल पुराना कहना कह रहे हैं, क्योंकि आज $200 पे 30,000 पे बंदा काम पे आ जाता है ना। क्या ख्याल कर रहे हैं? पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं इतनी तनख्वाह पे? बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, तो ये है कि चाइना में अभी $1,000 से ऊपर तनख्वाह हो गई है एक लेबर की। काम जो बिल्कुल फूल का मुंह जिसने दिखा। हाँ, पॉइंट टेकन। लेकिन उसके माने क्या है? पॉइंट ये है कि कॉस्ट का डिपेंड जो है ना वो लेबर पे, मटेरियल आपके पहाड़ों में है, लेबर आपके पास है, फिर सस्ती चीज की क्या रुकावट है? रुकावट है माफिया रुकावट है ब्यूरोक्रेट। वो जो अंग्रेजी के 4 अक्षर लिख देते हैं तो वजीर बेचारा अनपढ़ होता है, जो साइंस का वजीर लगाया उसको बेचारे को साइंस के नाम का चीज को पता ही नहीं है साइंस होती क्या है, बेशक उसको पता ही नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। कोई यूरोपियन मैन्युफैक्चरर, मुझे नहीं पता कि वो आया है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री और इस मामले को बड़ी करीबी से देखते हैं। तो पिछली ऑटो पॉलिसी के तहत क्या कोई यूरोपियन मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में आया है या इवन के असेंबलर भी पाकिस्तान में आया है? जी सुनिए। जो पिछली ऑटो पॉलिसी थी, जो पाकिस्तान की सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी थी जो 2016 में आई थी, उसके तहत बेसिकली 14 कंपनियों ने ग्रीनफील्ड लिया था और 3 ने ब्राउनफील्ड लिया था जी। और उसमें कोई ये ओरिजिन की कैद नहीं थी। इट वाज एन ओपन प्लेइंग फील्ड फॉर एनीबॉडी हु वांटेड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान।
और उसमें कई ब्रांड ऐसे थे जो यूरोपियन थे, बट फाइनली दे पुल्ड आउट। जिस रेनॉ था वो अल्फुतैम ग्रुप पाकिस्तान में लेके आ रहा था, वो नहीं लेके आए। या अगर भी हम आपको बताएं तो वॉक्सवैगन आना चाह रहा है, वो कमर्शियल गाड़ियों से आना शुरू कर रहे हैं। एमजी जो है दैट इज अ ब्रिटिश ब्रांड, बट उसकी ओरिजिन अब चाइनीज हो गई है। बट देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स व्हिच आर कमिंग इन। और पॉइंट ये है कि उस ऑटो पॉलिसी के तहत लोग आना शुरू हुए। अगर आप देखें तो पहले 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर थे। इस टाइम पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो 8 से 9 से ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरर जो कि लाइव हैं, जो गाड़ियां दे रहे हैं। जो चीज बात पूरी मुझे समझ आ रही है, पूरी गुफ्तगू का जो हमें मुलबिल अबाव समझ आ रहा है, वो ये है कि देयर हैज टू बी अ वॉच डॉग, जिसको कहते हैं कि वॉच डॉग कोई है कि जो लोगों का इंटरेस्ट जो है उसको सेफ गार्ड करे। देखें जो कंपनियां आ रही हैं वो तो एक बिजनेस एंटिटी है, उनका काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सही है। लेकिन गवर्नमेंट का काम ये है कि वो अवामुन नास का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करे। वो मेक श्योर करे कि जो आप कह रहे थे कि एक आम आदमी गाड़ी कब खरीदेगा, तो आम आदमी तो देखें 1000 सीसी की गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, वो भी 20 लाख से ऊपर है। Yes. तो उसके लिए क्या इकदाम लेने हैं, क्वालिटी की पॉलिसी क्या बनानी है, ये तमाम बातें, प्राइस कंट्रोल क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में रेडी वाले की रेडी उठा देंगे, रमजान बाजार पे छापा मार लेंगे, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। पिछले साल के अंदर ही 5 दफा प्राइसेस बढ़ी हैं। डॉलर नीचे जाता है तब भी प्राइस बढ़ती है, डॉलर ऊपर जाता है तब भी प्राइस बढ़ती है। एंड सिमिलरली मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में भी ऐसा है। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट अमर की जरूरत यह है कि गवर्नमेंट जो है लोगों का इंटरेस्ट वॉच करे, और एक तो क्वालिटी पॉलिसी जो काफी अरसे से पेंडिंग है वो लेके आए। दूसरा जो प्राइस कंट्रोल है, या कोई फॉर्मूला पता हो कि भाई जो आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसका कितना % पाकिस्तान में बना है, कितना इंपोर्टेड है। अगर डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तो मैं आज अगर गाड़ी बुक करा रहा हूं, मैं एक मुलाजमत पेशा आदमी हूं, मैं कहां से पैसे दूंगा। बड़ी अहम बात है, बहुत आम बात आपने की है। बुनियादी बात यही है कि एक आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है गाड़ी, और अब उसको सिर्फ पुरानी गाड़ी दस्तियाब है। और पुरानी गाड़ी के ऊपर भी मामलात कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपने कहा कि उसमें कोई वॉच डॉग तो होता नहीं, तो हमें मयार का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं। और यूज्ड कार्स दुनिया भर के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बल्कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यूज्ड कार्स जो है वो ब्रांड न्यू कार्स से ज्यादा पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक मार्केट मौजूद है, उसमें प्रॉफिट भी बनता है। खैर इसके बारे में भी मैं आपसे मजीद बात करता हूं। राना आबिद हुसैन साहब, बात कुछ ऐसी है कि आप इस चीज के काफी प्रोपोनेंट रहे हैं कि गाड़ी की इंपोर्ट को भी स्ट्रीमलाइन किया जाए। जापानी गाड़ियां इंपोर्ट होकर आती हैं और वो वहां पर इस्तेमाल भी हुई होती हैं। ऐसे लगता है जैसे जापानी कभी गाड़ी में बैठा ही ना हो, ऐसी खूबसूरत कंडीशन के अंदर गाड़ी होती है। एक हमारे पाकिस्तान के अंदर 1 साल चलने के बाद गाड़ी का ऐसा हाल होता है कि बंदा देखे गधा गाड़ी, बाहर से भी गधा गाड़ी, अंदर से भी गधा गाड़ी, तरह तरह के माले उसे पहनाए होते हैं, उसे जैसे कुर्बानी का बकरा होता है उसके ऊपर उस तरह की पनियां लगाई होती हैं। तो वहां जापान में कैसे वो इतनी हिफाजत से गाड़ी बनाते हैं, उसकी क्वालिटी क्यों इतनी अच्छी होती है, बताएं। देखें सर, इसके लिए जो है ना आप एक पैनल बनाएं, ठीक है ना, सुनील भाई को भी ले आए, को अच्छे ऑटो से मुतालिक बंदों को लेके चले। तो ये है कि पीजीबीसी आपको जो है ना वो इनवाइट करेगी, लिविंग लॉजिंग सारा आपको। मैं टोयोटा का विजिट अंदर से गाड़ियां बनती दिखाऊंगा। जापान अपनी कौम के लिए सबसे आला गाड़ी बनाता है, अपने मुल्क के लोगों के लिए। अच्छा, सबसे अच्छी गाड़ी अपनी कौम के लिए बनाते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पे वो अमेरिका के लिए बनाता है। उसमें फर्क ये होता है कि लेदर थोड़ा सा वो क्वालिटी का वो नहीं होता जो अपने बंदों को देते हैं। तीसरा यूरोप के लिए रखा है, चौथा उन्होंने सिंगापुर के रखा है, 5वां थाई, जहाँ से हमें पुरदे गाड़ियां भर के आती हैं, इंडस मोटर में, जिसे टोयोटा आप कहते हैं, ठीक है ना, वहाँ से थाई से बन के आता है। वो मटीरियल सारा हमारे पहाड़ों से जाता है, वहाँ से दुबई जाता है, वहाँ से वो लेके जाते हैं, उसको वो डाल के वो बना के पार्ट हमें बेचते हैं, हमसे डॉलर लेते हैं। और 7-8 साल बाद इन सियासतदानों को $1-8 मिलियन दे के तो उसी पैसों से तो उनको कहते हैं कि ये आपको बीच दे दिए, ये लो। तो खैर ये तो अब एक आपने जो बात की है, किसी दिन कोई सियासतदान आए तो उससे भी हम पूछेंगे। लेकिन मुकामी तौर के ऊपर गाड़ियां जो तैयार होती हैं, सुनील सरफराज मंद साहब, हमने ये नोटिस किया है, आपने भी नोटिस किया होगा, आप इसके बेटर जज हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली रिव्यू करते हैं। व्हाई इज इट सो कि मैं वहां की गाड़ी, वो रिकंडीशन भी नहीं होती, वहां की यूज्ड गाड़ी जब मैं चलाता हूं तो आई फाइंड इट मच मोर स्मूदर इन ड्राइव, मच मोर बेटर इन क्वालिटी देन अ पाकिस्तानी कार, समटाइम्स अ ब्रांड न्यू पाकिस्तानी कार। व्हाई? सर उसकी रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइंड है कि आप मिनिमम गेज जो है स्टील की जो यूज करेंगे, आपके अंदर जो इक्विपमेंट लगना है उसके अंदर सेफ्टी से इक्विपमेंट जो है वो कितना होना है, गाड़ी की साउंड प्रूफिंग कैसी होगी, उसके अंदर ब्रेक्स कौन सी होंगी। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो तमाम क्वालिटी उनके वहां पे स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई होती है। अगर आप वही गाड़ी यूरोप के लिए लेके जाएंगे तो वो उसकी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कर देते हैं। और अगर आप कोई भी जापानी गाड़ी, जापान में आप लैंड क्रूजर लेते हैं
अगर लंदन में जाए वो अमेजोन के नाम से आती है, तो उसकी गेज और हैवी है, उसका वेट भी ज्यादा है, बिकॉज उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड ज्यादा है। इसी तरह आप पूरी दुनिया में कोई ऐसी गाड़ी नहीं बना सकते थे जो यूरो 4 प्लस फ्यूल के साथ कंप्लाइंट ना हो, हमारे मुल्क में बनती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन बार बार जरूरत इस अमर की है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो एक मिनिमम पॉलिसी लेके आए। हम उनको ऑटो मैन्युफैक्चरर को ब्लेम नहीं कर सकते। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी ये जापान में अच्छी गाड़ी बनाते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते। सवाल ये है कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। आपका काम है कि आप एक स्टैंडर्ड पॉलिसी लेके आए, वो उसको फॉलो करेंगे। अगर आपके यहाँ पे पॉलिसी नहीं है एयरबैग की, तो होंडा सिटी एयरबैग क्यों डालेगी? वो 30 लाख रुपए की गाड़ी बेच रहे बगैर एयरबैग। अच्छा, एक कंटेंशियस इशू है कि राना आबिद हुसैन साहब ने भी कहा कि ये जो अभी गाड़ियां लैंड कर रही हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, दे विल बी ओनली फंक्शनल विद हाई ऑक्टेन और हाई ग्रेड फ्यूल। कैन यू कंफर्म दैट और रिजेक्ट दैट? नहीं सर, सारी गाड़ियां नहीं है वो। देखें आपके इंजन पे डिपेंड करता है। इफ यू हैव अ नेचुरली एस्पिरेटेड कार, जिसको एनए इंजन बोलते हैं, उनमें तो हाई ऑक्टेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी है राना साहब अर्ज कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बता रहे हैं कि जो टर्बो गाड़ी होती है उसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन फ्यूल चाहिए होता है, और वो उसकी एक लिमिटेशन है। बट अगेन वो और प्रोडक्ट्स भी लेके आना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने इनिशियली जो गाड़ी लॉन्च की है दैट इज विद द टर्बो इंजन, और वो इनहेरेंट किसी भी टर्बो इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि आपको उसके लिए हाई क्वालिटी फ्यूल चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू, और आगे आने वाले दिनों के अंदर ये डिबेट यहाँ हम खत्म नहीं कर सकते। और नाजरीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सम अप करते हैं शो को। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी और बहुत सारे नुकात हैं जो आज कवर हो गए, लेकिन बहुत सारे नुकात हैं जो अभी रह गए हैं। आगे आने वाले हफ्ते के अंदर दोबारा से कोशिश करेंगे इन्हीं दो मेहमानों को हम दावत दें, क्योंकि ये एक अथॉरिटी रखते हैं इस मौजू के ऊपर। कोशिशें करेंगे जो प्राइसिंग मैकेनिज्म के मुतालिक हम थोड़ी सी बात करें, वो आधी अधूरी रह गई बात, क्योंकि आपको पता है कि जापान के अंदर जो है बहुत सस्ती गाड़ियाँ भी मिलती हैं जो आम आवाम चलाती है। छोटी गाड़ी आपको पता होगा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है, लोग खरीदते हैं वो गाड़ियाँ ताकि फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो, और फिर उसके बाद आपको पता है छोटी गाड़ियाँ, कम्पैक्ट गाड़ियाँ पाकिस्तान में अच्छे तरीके से चल सकती हैं। सड़कें पाकिस्तान की थर्ड क्लास हैं, उसके मुतालिक कुछ हुकूमत को करना पड़ेगा, और अवाम इतनी ज़्यादा यूज टू है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। देखिए, गाड़ियों की इंडस्ट्री को अगर आपने फ्लरिश करवाना है तो हाईवेज़ के मैकेनिज्म को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। जो हमारे हाईवेज़ का नेटवर्क है उसके अंदर नई इंक्लूजन जो है रूट्स की, वो जल्द से जल्द तैयार की जाए। ये 100 साल इंतजार नहीं किया जा सकता कि अगला एम का नंबर कब आएगा। आपको पता है कि ये जो मोटरवेज़ मुख्तलिफ बनी है, इनसे मुल्क की जो आप समझें कि ओवरऑल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पहले कनेक्टेड नहीं थे, अब वो कनेक्ट हो गए। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि दूर अंदेशी इसमें बहुत ज़रूरी है। मोटरवे हमने बना तो ली, लेकिन आप शेरशाह सूरी की जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड को बीट नहीं कर सके, क्योंकि मोटरवे रूट आपने बनाया ज़रूर, लेकिन बहुत सारा अरसा वो इसलिए बंद रहता है क्योंकि आजकल के दौर में भी वहाँ धुंध हो जाती है। धुंध माने फॉग। तो थोड़ा सा इसके बारे में थिंकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा इंटेलिजेंस के साथ सोचना पड़ेगा, अल्टरनेटिव रूट्स बनाने पड़ेंगे ताकि स्ट्रेटेजिकली हमारा लिंक अप क्रिएट हो सके, और गाड़ियों के भी जो है बेहतर जो है वो आपके कारकर्दगी रहती है जब रोडें अच्छी होती हैं। शहरों की तो खैर हमारी रोडें बिल्कुल ही थर्ड क्लास हैं, उसके बारे में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।